हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो साइकोलॉजी यू सेट का पेपर हुआ है उसके आंसर्स विथ डिस्क्रिप्शन में आपको कई उसके मतलब एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूँगा। होप कि वो एक्सप्लेनेशन जो है आपके किसी और एग्ज़ाम में काम आ जाएंगे और आपको चीज़ों को समझने में भी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। और ये मैं बता दूं कि इसका पहला पार्ट ऑलरेडी एकेडमी बाय एसएस के आपको मिल जाएगा, उसमें डाला जा चुका है और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है ना। तो इसमें हम आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है जो आपके सामने है, ये कि इनमें से कौन सा जो विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी का माप नहीं है, मतलब कौन सा मेज़र नहीं करता है रिलायबिलिटी को। ये बहुत सिंपल है वैसे तो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिसर्च या एजुकेशन या साइकोलॉजी पढ़ी है तो ये कॉमन चीज़ें हैं। तो इसमें यही है कि स्प्लिट आर्ट में जहाँ हम कहते हैं कि दो हिस्सों में बांट देते हैं हम टेस्ट को, है ना, या ऑड इवन करके या ऐसे कुछ करके हम बांटते हैं, उसके बाद दोनों की रिलायबिलिटी को मेज़र करते हैं। वो मतलब उसको उसमें आर उसका कोरिलेशन देखते हैं। उसमें टेस्ट रिटेस्ट में हम टेम्पोरल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब टाइम, मतलब ये अभी टेस्ट लिया उसके जैसे एक सप्ताह बाद फिर लिया उसे टेस्ट, उसमें कितना टेस्ट की कोरिलेट कर रहा है ना, एक वो मेज़र है। और एक अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी है, जहाँ हम कहते हैं कि एक ही टेस्ट मतलब हमने दो तरह के दो रूप बनाए हैं उसके, है ना, और उसको हम उसके लिए उसको यूज़ कर रहे हैं हम रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता मेज़र करने के लिए। लेकिन जो ये यहाँ ये प्रेडिक्टिव है, दिस इज़ नॉट, मतलब ये वो नहीं होती है रिलायबिलिटी, ये तो वैलिडिटी का मेज़र है। यहाँ बोलते हैं ना प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, और ये वैलिडिटी उसकी वैधता है, तो वैधता उसका मेज़र है। तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर यही होगा, प्रेडिक्टिव वाला। ठीक है ना, ये पूछ रहा है ना, नॉट वाला पूछ रहा है, तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, जहाँ हम ये देखते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो कितना प्रेडिक्ट कर पा रहा है फ्यूचर परफॉर्मेंस को, तो ये वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से व्हाट इज फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी चीज़ इसमें ट्रू है कंप्यूटराइज टेस्ट में। इसमें थोड़ा सा मुझे वो है कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए, मैं इसके साथ जाऊंगा सेम स्ट्रेटजी जो यूज़ नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर टेस्ट में, जहाँ पेपर पेंसिल में, है ना। ये थोड़ा सा मेरे को इसमें वो लग रहा है। खैर, जो आंसर की आएगी वो देखिए वो लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट इज़, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। देखिए ये भी मतलब बहुत वैसा टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं है। अगर अगर आपने बोला कि मतलब उन्होंने जनरली वही पूछे, जैसे बोगार्डस है सोशल डिस्टेंस, सही है ये, ठीक है ना। बोगार्डस हम सोशल डिस्टेंस स्केल, जहाँ हम मेजर करते हैं कि कौन किसके साथ रहना चाहेगा, उस टाइप से कुछ होता है ये। तो ये सोशल डिस्टेंस स्केल है। ओस्कूड वाला है जो सिमेंटिक डिफरेंसेस स्केल है, जिसमें तीन वो होते हैं, जिसमें हम उसको, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा वो उसकूड, ये भी ठीक है। सीमेंटिक डिफरेंस ओसगुड ने दिया था। और लिकर्ट वाला है सिमेट्रिक रेटिंग, जो जनरली हम अपने क्वेश्चन वगैरह में देखते हैं, लिकर्ट, है ना, रेंसिस लिकर्ट ने दिया था सिमेट्रिक रेटिंग स्केल, ये भी ठीक है। तो इसमें जो इसने पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच है, इसमें ये वाला नहीं है। जो ये इक्वल अक्वेरिंग इंटरवल वाला क्वेश्चन है, समान अंतराली माप वाला, ये उनका है, क्या नाम है, थर्स्टोन का, है ना, एल थर्स्टोन जो थे, उन्होंने ये वाला दिया था। तो ये गटमैन का दूसरा स्केल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगेन एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है ये भी। तो इसमें अगर आपने पढ़ा होगा MMTY, इसमें 10 स्केल्स होते हैं, जिनमें वो नहीं, वो कहते हैं हम कि जैसे हाइपोकॉन्ड्रिसिस, और वो 10 अलग अलग तरह के वो माने जाते हैं इसमें, तो वही इसमें आएगा। ठीक है ना, है ना। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली यही 10 होना चाहिए ना। तो इसमें जो भी स्केल्स हैं वो 10 स्केल्स में गिने जाते हैं ना, जो कि सीवियरिटी है साइकोलॉजिकल सिम्टम की, जैसे डिप्रेशन है या हिस्टीरिया है या सिजोफ्रेनिया है, तो उसको मेज़र करते हैं। उनके कोड दिए रहते हैं, जैसे कि स्केल 1 जो है वो हाइपोकॉन्ड्रिसिस वाला है ना, जो कि हाइपोकॉन्ड्रिसिस है। इस तरह से मतलब कई स्केल्स है, 10 में 10 स्केल्स है, आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर देखेंगे आप उनको। तो इसका आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइटम विथ नेगेटिव डी वैल्यू। ये डी जो है, ये क्या है, ये जो हम आइटम एनालिसिस करते हैं उसमें हम डिफ़िकल्टी वैल्यू, और उसको तो पी कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और जो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू होती है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन जहाँ हम ये देखते हैं कि कोई आइटम जो है
वो किस तरह से एक अच्छे पार्टिसिपेंट, मतलब जो एक हाई स्कोरिंग पार्टिसिपेंट है, लो स्कोरिंग पार्टिसिपेंट में डिफरेंशिएट कर पा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है ना। तो उसमें वो डी वैल्यू कैलकुलेट जाती है। अब नेगेटिव डी वैल्यू जो है, उससे उससे वो ये बताती है कि ये जो मतलब ये आइटम है वो बेकार है, मतलब वो सही नहीं है आइटम, क्योंकि मतलब अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि जो इजी वाले पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि लो स्कोरिंग पार्टिसिपेंट्स थे, है ना, उनके लिए ये आइटम क्या था, आइटम जो ईजियर था लो स्कोरिंग पार्टिसिपेंट करके बजाय कि हाई स्कोरिंग पार्टिसिपेंट से। मैं दोबारा बोलता हूँ कि हाई स्कोरिंग पार्टिसिपेंट जो थे, मतलब जो कहते हैं ना हम 27% जो कहते हैं ना, जो आइटम एनालिसिस करते हैं, तो 27% अपर और 27% लोअर वाले लेते हैं। तो जो 27% अपर वाले हमने लिए थे, मतलब अपर वाले मतलब जिन्होंने कोई क्वेश्चन मतलब ज़्यादा अच्छे से किया, जिनके नंबर अच्छे आए, तो हम जो बांट लेते हैं। और कईयों के जो होते हैं नंबर जो नीचे वाले होते हैं, जिनके नंबर कम आए होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है या आइटम जो है उन लोगों ने सही किया जो नीचे क्या है, इसका मतलब ये बेकार है। मतलब सही ये हो रहा था, अगर ये पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करता तब तो हम इसको रखते, क्योंकि पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट मतलब कि जो हाई वाली वैल्यू थे, है ना, वो इसे कर पाते। तो इस तरह से आप इसको समझिए। अगर मैं दोबारा इसको बोलता हूँ कि ये क्या है, इसका मतलब है कि आइटम ईजियर है जो लो स्कोरिंग पार्टिसिपेंट के लिए, बजाय उसकी कि जो हाई स्कोरिंग पार्टिसिपेंट। जबकि हम चाहते हैं कि जो हाई स्कोरिंग पार्टिसिपेंट है वो उनके लिए जो अच्छा आइटम है वो कर पाएँ। जो अच्छा आइटम होगा वो लोग कर पाएँ जो कि हाई स्कोर में आते हैं, तभी तो हम मानेंगे कि हाँ सही ढंग से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। मतलब जो अच्छा कर रहे हैं वो कर ही नहीं पाए, तो ये बेकार हो जाएगा। तो खैर, तो इसका एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको देने की कोशिश करी। और इसमें आंसर जो हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर यही होना चाहिए कि डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये ढंग से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, ये हटाना पड़ेगा इस आइटम को, क्योंकि इसकी नेगेटिव डी वैल्यू है। जनरली शायद जो वैल्यू होती है वो 0.4 से, है ना, पॉइंट शायद 4 से ये के पर जानी चाहिए, तब जाके ही प्लस में, पॉजिटिव में, है ना, तब हम उसको आइटम को रखेंगे। अदरवाइज़ उनमें चेंज करना पड़ता है, इनकी वैल्यूज़ दी होती हैं कहाँ से कहाँ तक, इनको रखेंगे किसको हमें मॉडिफाई करना है, वो ऑलरेडी होता है इसका ना। तो उसकी डिटेल तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक जो बायोलॉजिकल बेसिस है बिहेवियर का ना, उससे उससे बनता है ये क्वेश्चन, जहाँ हम कहते हैं कि एक हेमिस्फीयर जो होता है, जैसे हम ब्रेन के दो हिस्से मानते हैं, तो उस हेमिस्फीयर को कौन सी चीज़ कनेक्ट करती है, तो इसका आंसर तो खैर ये है, कॉर्पस कैलोसम जो बीच में होता है, एक तरह से जो दोनों गोलार्ध हैं हमारे जोड़ने, जो हेमिस्फीयर्स हैं उनके बीच में कनेक्शन का काम करता है, ठीक है ना। इस तरह से जो बीच में दो होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और पोन्स जो है वो लास्ट जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पोन्स और मेडुला वगैरह जो उसका पार्ट है। सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स एक जंक्शन है, सिनेप्स जो जंक्शन होता है ना दो न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन बनता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। गायरस जो है फ्रंटल लोब का पार्ट है ना, तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं आएगा, तो इसका आंसर जो है वो होगा कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मतलब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया से अगर आपको दवाइयों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तब भी आप कर सकते हैं। इसको आप उल्टा तरीके से देखेंगे तो जैसे सेरोटोनिन है, फील गुड हार्मोन होता है, डोपामिन है, आपको मतलब एक तरह से पॉजिटिव हार्मोन है ये भी, है ना। एसिटाइलकोलाइन जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में काम आता है ना, और इसका संबंध शायद पार्किंसन, यस, उससे बनता है। पार्किंसन डोपामिन शायद बनता है। तो मतलब ये तीनों नहीं है। तो जो ये ड्रग आती है साइको एक्टिव ड्रग एम्फेटामिन्स, जनरली जो ये कई बार इसको मतलब वो लोग लेते हैं जैसे विदाउट मतलब से नींद ना आए, एक्साइटमेंट बना रहे और पार्टी वगैरह करनी है, देर तक परफॉर्मेंस देनी है, तो इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो और भी ड्रग्स होती हैं, लेकिन ये भी एम्फेटामिन्स भी उसी कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। तो साइको एक्टिव ड्रग है। बाकी इनको ये तो देखिए हार्मोन या फिर क्या बोलते हैं ब्रेन केमिकल्स, न्यूरो की तरह काम करेंगे, तो ये अलग है। और ड्रग जो है एम्फेटामिन। नेक्स्ट इज विच टेक्निक, कौन सी टेक्निक है जिसमें ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन किया जाता है, ये है ना। तो ये है इसका आंसर तो देखिए एमआरआई में ऐसा कुछ नहीं है, एक तो इमेज देती है। ईईजी में केवल जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, ईईजी केवल वो है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे चल रही है उसको बारे में बताता है ना। और ये शायद ये भी नहीं है इसमें कैटेगरी, इसमें कुछ इन्वेसिव ऐसी टेक्निक नहीं है। तो इसका आंसर ही ये होना चाहिए, पीईटी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, है ना। तो ये होगी पीईटी। इसमें शायद इसका जो केमिकल यूज होता है वो इसमें वो है कि मैं
आपको इसका थोड़ा सा, जैसे पीईटी स्कैन को हम कैंसर वगैरह में के डिटेक्शन में भी करते हैं ना, इसमें फ्लूरो जैसे कोई केमिकल है, एक जैसे केमिकल का यूज होता है जिसे हम फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज, है ना, फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज, या फिर मतलब ऑक्सीजन 15, कुछ इस तरह के केमिकल का यूज़ किया जाता है। मतलब ये चीज़ बताती है कि मतलब वो जो सेल्स हैं जो उस एरिया में है, वहाँ पर इनको केमिकल्स को हम ट्रेसर का नाम भी देते हैं, ट्रेसर ट्रेसर केमिकल तरह तरह के यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो उस जगह है, जो टिश्यूज है वहाँ के या सेल्स हैं, वो किस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए अगर हाइपर एक्टिविटी कर रहे हैं वो ज़्यादा सेल, तो हो सकता है वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो कहीं कैंसर का चांस भी हो सकता है, या और भी कोई डिफॉर्मिटी या एक्टिविटी, इस तरह से हम करते हैं। ठीक है ना। और तो इसमें यहाँ इस तरह से हम उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, जो कि कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी के जनरली हम दो पार्ट मुख्य तौर पे मानते हैं ना। एंटीरियर जो अग्र अग्र मस्तिष्क, अग्र पीयूष ग्रंथि, है ना, अग्रभाग पीयूष ग्रंथि का जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ निकलता है। वो जो 6 हार्मोन वहाँ से निकलते हैं, उनमें से एक होता है ACTH। ठीक है ना। तो ये आंसर इसका यही है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। और बाकी के दो जो हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, जिनको हम वैसोप्रेसिन, और एक और होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, दूध वाला, और वैसोप्रेसिन ADH वाला, वो हार्मोन है। पीनियल ग्लैंड जो है वो पीनियल ग्रंथि के जरिए मेलाटोनिन, नींद वाला, और थायराइड ग्रंथि है जिसमें T4 T3 वाला जो थायराइड हार्मोन होते हैं ना, जो गोइटर वगैरह से संबंधित है। और एड्रिनल ग्लैंड, हाँ इसमें कन्फ्यूजन एड्रिनल ग्लैंड के साथ हो सकता था ACTH, बट ये होता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि से जो ACTH निकलता है वो एड्रिनल ग्रंथि से फिर कोर्टिसोल, जिन्हें होता है ना कोर्टिसोल हार्मोन्स का रीजन करवाता है। इसमें भी डिटेल है कि एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, तो चलो उतना डिटेल हम नहीं, ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। और ये मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है, और हर लोब में कुछ ना कुछ स्पेशलाइज फंक्शन है हर लोब का। तो उसमें जैसे ऑक्सीपिटल लोब जनरली हम विजन के लिए काउंट करते हैं, विजन के लिए। ठीक है ना। और है ना, विजन हो गया, मतलब इसके लिए मेनली है, और भी चीज़ें होती है वैसे तो एरियाज़ होते हैं एसोसिएट किए जाते हैं, है ना। जैसे टेम्पोरल लोब है, वहाँ स्पीच के लिए भी है, और हियरिंग के लिए भी है ना, टेम्पोरल वाला, है ना। तो इस तरह से जो कान के पास है ना। और लेकिन हम यहाँ पर ऑक्सीपिटल जो ब्रेन का पीछे का हिस्सा है, ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ना, पीछे का जो नीचे वाला हिस्सा, तो अगर ये फ्रंट है ये है, तो ये वाला हिस्सा जो ऑक्सीपिटल है वो जनरली विजन से रिलेटेड माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर यही होगा। यस। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा। देखिए इसमें डोपामिन और न्यूरोट्रांसमीटर जो दोनों हैं, ये दोनों ही कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन अगर यहाँ पर चूज़ करने की बात आई तो एंडोर्फिन को ही चूज़ करना ठीक रहेगा, क्योंकि जो डोपामिन है वो एक तरह से मतलब मेनली जो रिवार्ड और प्लेजर वाले हार्मोन की तरह, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है। और एंडोर्फिन मेनली जो है वो पेन रिलेटेड, या मतलब उसके जो उसकी फीलिंग है उसको जो है वो कम करने की काम करता है। होता क्या है कि जो ये ब्रेन से रिलीज़ होता है, तो ये ओपियोड रिसेप्टर्स जो होते हैं, ग्राही होते हैं ओपियोड रिसेप्टर, उनसे अटैच हो जाता है, और उससे थोड़ा एक यूफोरिया की फीलिंग देता है। जबकि जो रिवार्ड और प्लेन वाला जो डोपामिन है, वो भी कहीं ना कहीं मॉड्यूलेट करेगा, है ना। और कॉम्प्लेक्स है, और तो वैसे तो ग्लूटामेट हो गया या गाबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है इसमें आंसर जो इतना डिटेल दिया नहीं होगा। मेनली इन्होंने एंडोर्फिन से आंसर इसका होना चाहिए। बाकी ये तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये थोड़ा दूसरी बात हो गई। लिया सेल्स होते हैं जो कि हमारे CNS का पार्ट होते हैं। तो ये आंसर जो है इन दोनों में से होना था, इनमें से एंडोर्फिन आप आंसर चूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पार्ट जो है होम्योस्टेसिस, टेम्परेचर, हंगर, भूख और तो इसको मैं करता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और इसमें हम आज चूज़ करेंगे हाइपोथैलेमस का, है ना। जो हाइपोथैलेमस जो है पार्ट है उसका हमारे
क्या बोलते हैं फोर ब्रेन वाले पार्ट का, तो उसी में कहीं ना कहीं ये हाइपोथैलेमस जो है उस सब के अंदर ये सेंटर्स होते हैं, है ना। तो अमाइगडाला अगर वैसे याद करने के लिए बोलें तो अमाइगडाला जो है वो हमारा क्या है, इमोशन वाला, है ना, जो लिजार्ड ब्रेन जिसकी बात करते हैं। थैलेमस जो है उसी का पार्ट है। थैलेमस एक रिले सेंटर की तरह काम करता है ना, मैसेज को किसको ऊपर ले जाना है ना, कहाँ देना है, कौन से एरिया में पहुँचाना है। हिप्पोकैम्पस है जो मेमोरी वाले से पार्ट रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हिप्पोकैम्पस का हो गया। तो इसमें फर्स्ट आंसर जो है वो हाइपोथैलेमस ही होगा। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है इनके बारे में आपको सही बताना है कि क्या इनमें सही है। देखिए आंसर तो इजी है इसका, मतलब जनरली ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर्स ही इनके अवेलेबल है ना, कोई बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं है। तो इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक जो होते हैं, दो सिस्टम्स होते हैं, है ना। तो उसी में से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट डाइजेस्टिव, है ना। दो होते हैं ना, सिंपैथेटिक जो हमें उसके लिए तैयार करता है, फाइट एंड फ्लाइट वाला, है ना। और पैरासिम्पैथेटिक कौन सा होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट करिए और डाइजेस्ट करिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो सिस्टम है ये स्टिमुलेट करेगा, इनिबिट नहीं, स्टिमुलेट, यानी आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी, ठीक है ना। ये स्टिमुलेट करेगा इसको। अगर क्या बोलते हैं सिंपैथेटिक होता तो ये सब इसमें तब ये स्वेटिंग वाला और इनिमिडाइजेशन ये भी आया था, है ना, और ये भी आया था। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट, जो कि नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, तो उसमें ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन भी बहुत मेमोरी बेस्ड ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्टिंग जो न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल होता है ना, आवेश जो है वो -70 वोल्ट के आसपास होता है, और जब वो माइनस शायद 45 तक पहुंचता है तो वो चैनल खुलते हैं, है ना। ये भी एक मतलब आस्क्ड क्वेश्चन है। ब्रोकाज एरिया स्पीच, है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसमें ये है, देखिए आंसर तो इन दोनों का, इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना, इससे ज़्यादा उसका मतलब नहीं है। रिकॉग्निशन वाला पार्ट जो है वो शायद टेम्पोरल लोब में आता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीच का प्रोडक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो अब ये इम्पेयर्ड स्पीच लगेंगे या इसको करेंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं इसको बी चूज़ करूँगा, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। ब्रोका एरिया और इसकी का जो वर्निके एरिया होता है वो शायद टेम्पोरल लोब का एरिया होता है, जो कि वर्निके वाला ना, वो क्या करता है स्पीच की कॉम्प्रहेंशन, वर्निकेज एरिया। तो वो कॉम्प्रहेंशन मतलब समझ, मतलब स्पीच की समझ के लिए होता है। प्रोडक्शन के लिए तो ये वाला एरिया होता है ब्रोका, जो कि फ्रंटल लोब होता है ना, लेफ्ट फ्रंटल लोब का पार्ट है। और जो वर्निके है वो लेफ्ट टेम्पोरल का पार्ट होता है, जो कि समझने, कॉम्प्रहेंशन, है ना, जैसे मतलब जो बोला गया है उसको समझने में काम आता है। तो इन दोनों में ए और बी में आंसर देखिए, उस आंसर की वाले क्या कहना चाहते हैं, मेरे को बी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा मैं कर दूँ इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपने लर्निंग की थ्योरीज वगैरह देखी हैं तो लर्निंग की थ्योरीज में आपको इनका मतलब बेसिक चीज़ें ही पूछी गई है। तो क्या कहता है, जैसे टॉलमैन कॉग्निटिव मैप की बात करता है ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो चूहे जो है मतलब कॉग्निटिव दिमाग में अपना मैप बना लेते हैं, उसी के अनुसार वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, है ना। तो और इसमें अगर दो भी कौन सा है, फिर सेलिगमैन साहब कहते हैं, वो सेलिगमैन की जो थ्योरी है लर्नड हेल्पलेसनेस, उनमें आती है ये बात, है ना। मार्टिन सेलिगमैन पॉजिटिव साइकोलॉजी वाली बात, लर्नड हेल्पलेसनेस, है ना। लर्न हम कहते हैं कि बस धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, आदमी का कॉन्फिडेंस गिरता ही चला जाता है, वो हेल्पलेसनेस का एक विशेष साइकिल जो शुरू कर देता है। बंदूरा जो है वो सेल्फ एफिकेसी से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। और थॉर्नडाइक के तो फेमस है ही लॉ ऑफ इफेक्ट, कि अगर पॉजिटिव इफेक्ट आया तो आदमी उसको दोबारा ही उसको वो जो याद रखेगा दोबारा करेगा, है ना। अगर फीलिंग सही रही और अगर नहीं करी तो वो चीज़ धीरे धीरे लर्निंग जो है वो मिटती चली जाएगी। तो D=4 देखिए कहाँ पर आता है, D4 है, 2 में आता है। फिर A=2 क्या होना चाहिए, कॉग्निटिव मैप 2 है, तो आंसर हमको बी निकल के आ रहा है। आंसर हमें ये वाला निकल के आ रहा है हिसाब से, बी का 3, B is 3, yes, and C is 1,
सी इज़ वन, सेल्फ एफिकेसी है ना, बांदुरा के सेल्फ एफिकेसी वाली। और भी है उसमें जो बोबोडॉल वाला एक्सपेरिमेंट है बांदुरा का, है ना, उसमें भी जाती हैं सेल्फ एफिकेसी और मोटिवेशन, और भी है, मैं बोल रहा हूँ उसको। तो आंसर इसमें यही होगा। और अब बेडले जो मेमोरी में आते हैं, बेडले की थ्योरी में आता है। तो बेडले ने एक तरह से जो उन्होंने जो पहला मॉडल दिया था 68 में, जो एटकिंसन वाला, उसको एक तरह कहा था कि उन्होंने जो वर्किंग मेमोरी को बहुत सही से डिस्क्राइब नहीं किया है। तो उसी को उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए ही ये तीनों बातें कही थी। वर्किंग मेमोरी इस तरह से काम करती है, फोनोलॉजिकल लूप है, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है होता है जो उनको कमांड कर रहा है ना, विजुअल स्केचल बने जहाँ हम विजुअलाइजेशन वाली बात करते हैं। तो इसमें आंसर जो है, ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये इसका आंसर है। फोनो तीनों, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये पार्ट हैं बेडले के वर्किंग मॉडल के, है ना। वर्किंग मेमोरी वाला एक होती है ना, एक तो होती है डिक्लेरेटिव वाली, एक होती है वर्किंग वाली, है ना, जो मतलब एक तरह से रजिस्टर के बाद आ रही है, मतलब जो शॉर्ट बिल्कुल वाली उस तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविड मेमोरीज ऑफ व्हाट वी वर डूइंग एट द टाइम ऑफ इमोशन प्रोवोकिंग इट। कोई ऐसा इवेंट होता ना, इसमें कंफ्यूजन में किसमें होना था, ये वैसे तो बहुत सिंपल है। सिमेंटिक मेमोरी तो देखिए, सिमेंटिक जनरल जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सिमेंटिक उससे रिलेटेड है। प्रोसीजरल मेमोरी जो हम बोलते हैं कि जैसे हमने कोई साइकिल चलाना सीखा है, वो वाली बात आती है। ऑटोबायोग्राफिकल और फ्लैशबल्ब मेमोरी, लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल ये नहीं, यहाँ पे आंसर होगा, आंसर होगा फ्लैशबल्ब मेमोरी। जब किसी बहुत भयंकर इमोशन में होते हैं तो वो ज़िंदगी भर हमें वो चीज़ें याद रहती हैं, उसकी विविड मेमोरी रह जाती हैं हमारे दिमाग में, है ना। तो वो वाली कौन सी है, उसे हम, उसमें दोनों पार्ट आ सकते हैं, सीमेंटिक मेमोरी का भी पार्ट आता है और एक और होगा, वो दोनों पार्ट फ्लैशबल्ब मेमोरी के अंदर आ जाते हैं। तो फ्लैशबल्ब मेमोरी इसका आंसर यहाँ पे यही होगा। नेक्स्ट है प्रीमैक प्रिंसिपल वाला, बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि आंसर सिंपल इसमें प्रीमैक प्रिंसिपल का है। तो प्रीमैक प्रिंसिपल के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि इसमें हम जनरली क्या करते हैं, कोई एक जो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है ना, तो अगर जो चीज़ कोई करना नहीं चाहता है उसको करवाना है, तो कोई और काम ऐसा उसको साथ में उसके मतलब दिया जाए कि ये करोगे तो ये मिलेगा, मतलब जो वो चाह नहीं रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि हम उसे ऐसा काम कराएं। जैसे इसको एग्जांपल से समझना बेटर रहेगा। जैसे हमने किसी बच्चे को आगे जो है होमवर्क करना है, लेकिन होमवर्क करना है तो मतलब होमवर्क आपको करना है, उसे पसंद नहीं आएगा, अनडिजायरेबल है उसके लिए, लेकिन बोला वीडियो गेम खेलने देंगे, है ना। अगर आपने होमवर्क कर लिया तो अब वीडियो गेम खेलने में वो खुश है, तो मतलब एक तरह से आपने वो काम करवा लिया उससे जो वो पसंद नहीं है उसको, वो भी काम आप करवा लेंगे किसी ऐसे काम से, उसको रिइंफोर्स कर रहे हैं जो कि उसके लिए मतलब लेस डिज़ायरेबल है, ठीक है ना। तो प्रीमैक प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये भी कई जगह काम आ सकता है, मतलब कि अगर जैसे आपने कोई काम कर लिया, अगर आप जल्दी से ये काम कर लेंगे तो आपको हम चाय दे देंगे पीने के लिए, है ना। या फिर बच्चे को पालक पसंद नहीं है, पालक नहीं बोला, टॉफ़ी तब देंगे जब पालक खाएगा। तो इस तरह की चीज़ें प्रीमैक प्रिंसिपल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और इनकोडिंग स्पेसिफिक और शेपिंग चेनिंग वगैरह, तो ये तो उसके पार्ट है। जैसे शेपिंग मतलब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, और चेनिंग में हम छोटे छोटे कई काम को एक साथ जोड़ देते हैं, मतलब कोई काम को टुकड़े टुकड़ों में बांट देते हैं, चेन बना देते हैं उनकी। तो ये इसमें आंसर जो है प्रीमैक प्रिंसिपल हो जाएगा। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या होता है ना कि इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है कि देखो आंसर तो जो इसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कन्फ्यूजन होता है ट्रेस में और डीले में। जो डीले होता है, डीले जो बोल रहा है ना, विलम्ब वाला, सही मायने में यहाँ पर तुरंत बाद जो है, तुरंत मतलब जैसे तुरंत बेल बजी और तुरंत उसको भून दिया गया, यहाँ पे बहुत कम मतलब होता है, एक तरह से ये ओवरलैप ही हो रहा है। तो आंसर तो खैर मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, डिले वाला। और ट्रेस होता है, ट्रेस कंडीशनिंग में थोड़ा टाइम गैप है, हल्का सा चाहे है, और ज़्यादा मुश्किल होती है। मतलब अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो डिले कंडीशनिंग इज़ बेटर बेटर होती है, फिर ट्रेस, है ना, फिर साइमल्टेनियस मैंने साथ साथ दी जाती है ना। जो यूसीएस और दोनों को हमने साथ साथ प्रेजेंट किया। और सबसे जो मुश्किल और बेकार होती है, ये कहना चाहिए कि जो लेट, जिसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा, वो होती है बैकवर्ड कंडीशनिंग, जो उल्टा करना पड़ेगा जहाँ
ठीक है ना। तो वो तो खैर यहाँ से ऑप्शन ही आउट हो जाता है। तो यहाँ पर डिले और ट्रेस में कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें बच्चों ने या तो कन्फ्यूजन किया होगा तो या तो ट्रेस में या डिले में, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली डिले होना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रेस में टाइम गैप होता है, डिले में सही मायने में वो डिले है, बहुत शॉर्ट डिले, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मिसनॉमर टाइप का समझ लीजिए आप इसको, तो बेटर है कि इसको आप याद कर लीजिएगा। डिले जो है, डिले में आपको थोड़ा सा उसी समय मतलब एक तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, और ट्रेस में जो है वो वहाँ पर जो है वो टाइम गैप है, मतलब ऐसे दे रहे थोड़ी देर बाद एकदम से दिया, तो ये गैप बन गया। जबकि हम जो अगर क्या बोलते हैं डीले में बताएंगे, तो डीले को हम कुछ इसको अगर डायग्राम अगर बनाएंगे तो हम कुछ इस तरह से बना देंगे कि तुरंत उसके बाद हमने वो दे दिया, तो ये जैसे बेस्ट कंडीशन रहती है। अगेन बनाने वाले ने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, उसने लगातार 2-3 क्वेश्चन इसी से कंडीशनिंग जो है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग से बना दिए। और ये भी है जिसमें हम कहते हैं शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, है ना। जहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं अपूर्वानुमान, ये भी ध्यान रखेगा इसमें, यही कन्फ्यूज, अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो टाइम की बात कर रहा है तो फिक्स तो हो नहीं सकता। इंटरवल देखिए, रेशियो में क्या है, अमाउंट की बात कर रहा है ना, कितना देंगे, है ना। यहाँ तो मैग्नीट्यूड है ना, और यहाँ पर फिक्स्ड इंटरवल और कन्फ्यूजन होगा वेरिएबल इंटरवल। तो ये जब अनप्रेडिक्टेबल कह रहा है ना, कभी 10 मिनट के बाद दिया, कभी 15 मिनट के दिया, फिर 3 मिनट के बाद दे दिया, फिर कभी 15 मिनट के बाद दिया, कभी 10 मिनट या 15 मिनट या 25 मिनट के बाद दिया, तो कुछ इस तरह से जो ये वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल जो है ये इसमें काउंट हो जाएगा, और आंसर जो होगा इसका यही होगा, ठीक है ना, वेरिएबल शेड्यूल वाला। इसी तरह से इसी से रिलेटेड है दूसरा क्वेश्चन भी, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी लगभग इसी से मिलता जुलता है, और इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें कह रहा है कि एंड ऑफ प्री डिटरमिन्ड टाइम पीरियड, है ना। तो ये इसी का उल्टा हो गया, यहाँ पर फिक्स्ड इंटरवल हो जाएगा, है ना। तो प्री डिटरमिन्ड टाइम पीरियड की बात कर रहा है ना। अगर हम बोलते हैं कि प्री डिटरमिन्ड कोई इनाम कोई चीज़ के बारे में के बाद देता है, तो वो फिक्स्ड रेशियो हो जाता। वेरिएबल रेशियो सबसे बेस्ट होता है, जो हम कहते हैं ना, जहाँ अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ये बेस्ट होता है वेरिएबल रेशियो, जहाँ हम कहते हैं कि हम आपको अमाउंट, वहाँ हम ये देखते हैं कि कुछ कितना आपने किया, उसके बाद हम आपको कुछ देंगे, और उसमें भी ये फिक्स नहीं है कि आपने इतना किया उसके बाद देंगे। हो सकता है आपने 2 घंटे काम किया हो तब दे दिया, कभी 1 घंटे काम करने के बाद दे दिया। घंटे मत समझिए इसको, काम के हिसाब से देखिए, है ना। टाइम मत नहीं, वरना कन्फ्यूजन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्री डिटरमिन्ड टाइम पीरियड के बारे में ही पूछ रहा है, तो प्री डिटरमिन्ड है, फिक्स है, हमें देना ही है ना। हर महीने जैसे सैलरी मिल जाती है, ठीक है, तो सरकारी वाला कर्मचारी है तो फिक्स इंटरवल। और रेशियो का एग्जांपल में हम इंसेंटिव कहते हैं ना, जो इंसेंटिव होता है, कभी ज़्यादा कभी कम हो गया, सैलरी के ऊपर भी कुछ कभी मिल गया, तो कुछ इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसको अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया इसमें, तो इसलिए लंबा हो गया। अगला वीडियो जो है उसमें सारे क्वेश्चन फिर कवर हो जाएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देख लीजिए, आइडेंटिफाई ऑड वन जिनमें से विषम जो है वो, फिर वही क्वेश्चन है, इससे पहले भी इस तरह का ही क्वेश्चन एक आचर आ रखा है ना। क्योंकि वाटसन एक बिहेवियरिस्ट थे, बाकी ये सारे कितने ये जेस्टाल्सिस्ट हैं, जिन्होंने जेस्टाल्ट की बात कही, वोल्फ्गैंग कोहलर, है ना, और काफका जो है वर्दीमेर, ये सब किसमें आते हैं, जेस्टाल्ट जो होल और होलनेस की बात करते हैं ना, वो सब आते हैं। और वाटसन जो है बिहेवियरिस्ट, वो जो बच्चे वाला एक्सपेरिमेंट है रैबिट का, वाटसन से रिलेटेड है ना। तो वाटसन जो है एक बिहेवियरिस्ट जो कहते थे कि मुझे कोई बच्चा दीजिए, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर और अपराधी कुछ भी बना सकता हूँ, तो वो वाटसन थे। तो ये इसमें ऑड हो जाएंगे, बिहेवियरिस्ट हैं, बाकी जेस्टाल्सिस हैं, ये इसका सिंपल आंसर है। और क्या हो सकता है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या है, ये मैजिकल नंबर, ठीक है। तो फ़ोन नंबर कैसे याद रखते हैं आप, उस तरफ से ध्यान रखिएगा, है ना। 7+2 ये मिलर साहब ने दिया था, बहुत फेमस है, 7+2 +-2, तो इस तरह की कॉन्सेप्ट है ये, है ना। कोई भी चीज़ को अगर आपको बहुत लंबा डिजिट है ना, 4 5 बहुत लंबे डिजिट हैं, आप उसको 7+2 मतलब कुछ इस तरह से करिए कि उसको तोड़ दीजिए, है ना। 7 ग्रुप बना दीजिए, ग्रुपिंग कर दीजिए, ये ग्रुपिंग का एक तरीका है ना, मेमोरी में रखने का एक तरीका है। तो ये मिलर साहब ने दिया था, उसको मैजिकल नंबर कहा जाता है। बाकी सब भी मेमोरी से रिलेटेड है, बट ये जो नंबर की बात आती है वो, है ना, बेडले जो हमने अभी पहले पढ़ा, सिफरिन का जो मॉडल है, एटकिंसन और सिफरिन का, जिन्होंने कहा था कि एक वर्क 3 लेवल हैं जो मेमोरी के, है ना, लेवल का स्टोर टाइप की मेमोरी, और
बार्टलेट ने शायद वो कहते हैं रिकन्स्ट्रक्शन 1932 रिकन्स्ट्रक्शन वाली मेमोरी की बात करते हैं। बेडले जो उन्होंने कहा था कि वो सेंट्रल लूप, फोनोलॉजिकल लूप, किसी क्वेश्चन पहले भी आया है जो, है ना। और एक होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशियल स्केच, वो सब है ना, वो वाला जो वर्किंग मेमोरी। तो ये मिलर साहब है, ठीक है ना, मिलर साहब इसमें आएंगे। आंसर जो इज दिस वन, ये मिलर इसका आंसर है। और चलिए एक और क्वेश्चन ये हो जाएगा। और क्या है, हाँ, ये भी थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन हो सकता है मेरे लिए हो, बट इवन देन मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। तो आई विटनेस जो टेस्टिमनी है उसमें जो एरर होता है वो कैसा होता है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा जैसे ना ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसी कारण थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे होना चाहिए था आउट ग्रुप, है ना। अगर हिंदी में देख लीजिए तो कई बार होता है ना, जैसे क्वेश्चन को आपको कन्फ्यूजन हो तो हिंदी में भी देख लीजिए करिए। तो ये कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ भी थी, लेकिन इस स्पेलिंग मिस्टेक ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो बना दिया। अगर एक जल्दी से एक नज़र में आप देखेंगे, ठीक है ना। तो एरर कैसे हो सकते हैं, फॉरगेटिंग, भूल गया आदमी, ये हो सकता है। सजेस्टिबिलिटी जैसे कहते हैं ना, वो विटनेस जो होता है, जैसे उसको कोई बोले हाँ हाँ तुमने ऐसा देखा था, तो वो कहेगा हाँ हाँ साहब ऐसे ही देखा था, भले वो चीज़ ना हो, मतलब एक तरह से आपने उसको एक तरह से बरगला दिया, आपने कुछ वो किया, सजेस्टिबिलिटी कुछ बोला, तो उससे वो कन्फ्यूज हो गया और उसने कुछ और बोल दिया, ठीक है ना, जैसे वकील वगैरह करते हैं, ठीक है, वो सजेस्टिबिलिटी। और इल्यूजन ऑफ ये जो बात है, सोर्स मॉनिटरिंग, मतलब जो सोर्स, जिस सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही, मतलब उसमें कुछ वो है, तो ये तीनों बातें आ जाती हैं। तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या बोल रहा है, नॉट बोल रहा है ना, था नॉट में ये आना चाहिए, ये बात इसमें नहीं आती। इल्यूजन ऑफ ये जो आउट ग्रुप होमोजेनिटी है, ये शायद प्रेजुडिस या उससे रिलेटेड बात है। ये तीनों बातें एक तरह की हैं, है ना, ये आई विटनेस टेस्टिमनी के अंदर आती हैं, गलती ऐसी होती है आई विटनेस के जरिए, है ना, जो भी मेमोरी के फॉल्टर करती है मेमोरी, इस तरह से गलत वो कर जाती है। लेकिन ये वाली बात है, ये कहीं ना कहीं जैसे ग्रुप से किसी को मतलब आउट ग्रुप होमोजेनिटी, मतलब वो हमसे अलग है, कोई ग्रुप सोचता है, कोई आदमी सोचता है कि ये ग्रुप जो है दूसरा हमसे अलग है, कहीं ना कहीं इससे बाद में फिर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ आदमी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये आंसर इसमें शायद यही होना चाहिए, डी वाला। चलिए फिर अब चॉम्स्की इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये ऑलरेडी आधा घंटा लग गया इस वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।